मैं आई कम इन सर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। उमाराम जी बैठिए। थैंक यू सर। उमा जी ऐसा बताइए आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अचानक क्यों स्ट्रीम चेंज कर दिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने वोकेशनल डिग्री के रूप में बीएड की थी। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि किसी एक रोजगार या टीचर वैकेंसी के रूप में चूज कर लूँ। और उसके बाद मेरा टाइम ड्यूरेशन काफ़ी बीत गया, बीच में बीएड की। उसके बाद मैंने सोचा मैं एमए कर लूँ, तो उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में की। तो ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखा? जी सर। अच्छा, मैथ्स में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, बता सकते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन जिसके अधिकतम घात एक। नहीं, इसका जरा हमको विस्तार बताइए, लीनियर इक्वेशन का उपयोगिता क्या है मैथमेटिक्स में? सॉरी सर, उपयोगिता के बारे में तो नहीं पता, लेकिन लीनियर इक्वेशन वही है जिसमें किसी बीज व्यंजक की अधिकतम घात है ना, वो एक। ठीक होता है। जी सर। चलिए, फिजिक्स में केपलर्स लॉ पढ़ा होगा आपने? जी सर। है ना? जी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जी सर। है ना? केपलर्स क्या कहते हैं प्लेनेटरी मोशन, उनका जो ये थ्योरी था, जी सर, उसका एसेंस क्या है? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे तीन। क्या बताया उन्होंने? उसमें पहला तो ये था कि जो ग्रह है ना वो सूर्य के सारा और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और दूसरा ये था कि उनके द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। और तीसरा ये था कि उनके द्वारा जो आवर्त काल है ना, वो उनकी रेडियस के 3 घात के मतलब समानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर है वो समानुपाती आर की घात 3। तो इस प्रकार से 3 नियम दिए थे। ऐसे बताया ना कि भाई सभी ग्रह परवलयाकार परिपथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो क्या कारण बताया था इसका उन्होंने? सॉरी सर, कारण का तो नहीं पता, लेकिन रूल यही था। चलिए, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ओमाराम, आप सुन रहे हैं, एसआईआर का मामला देश में बड़ा बिल्कुल न्यूज में है। तो ये जो एसआईआर का मामला है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में खास करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से संबंधित है। और इसके अलावा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, उसकी धारा 18 से संबंधित है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर इसमें, मतलब आपने बताया कि जन प्रतिनिधि की धारा है ना 18। पक्का? पक्का सर। कि 23(1 और 2 है? सॉरी सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा 18 पढ़ा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा। हाँ ठीक है, अधिनियम आपकी बता रहे हैं। 21 का 3 है उसमें जो धारा है उसका। जी सर, है ना? बिल्कुल अपडेट। हाँ, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये चुनाव अधिकार को कि वो एसआईआर करवाए? जी सर, चुनाव निर्वाचन आयोग को एसआईआर कंडक्ट करवाने का तो पूरा अधिकार है, लेकिन उसके नागरिकता के जो पैमाने है ना, उसका अधिकार उनके पास नहीं है, वो गृह मंत्रालय के पास है। तो जैसे एसआईआर नागरिकता पर भी प्रश्न उठा रहा है क्या? बिल्कुल, उसमें जो इन्होंने 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें ये भी है कि वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए थे कि नागरिकता का निर्धारण करने का जो अथॉरिटी है वो गृह मंत्रालय के पास है, न कि निर्वाचन आयोग के पास। लेकिन उसमें तो है ना 326 में 2 क्राइटेरिया है, 18 साल और भारत का नागरिक। हाँ, 18 साल बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी जो वोटर्स है जो माइग्रेटरी है या जिनकी डेथ हो चुकी है, तो या फिर जो विशेष करके जो पश्चिम बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा भी था बिल्कुल कि भाई भारत जो है शरणास्थली तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो लोग अगर उनका निर्धारण करने का जो अधिकार है ना सर, वो उनके इलीगल तरीके से भारत में आ गए हैं। जी सर, तो उनकी नागरिकता का पहचान करना तो जरूरी है ना। बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए अथॉरिटी निर्वाचन आयोग ने होकर के गृह मंत्रालय भारत सरकार है सर। जी, नागरिकता का निर्धारण करना गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन नागरिकता एक मतलब भारत का वोटर वही हो सकेगा जो भारत का एक नागरिक हो। तो इसलिए वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनके लिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने तय किए थे, उसके साथ साथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आधार को भी एक मूल पहचान के रूप में आप इसमें वैलिड करें, तो फिर 12 डॉक्यूमेंट उसके लिए वैलिड माने। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारे देश में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया का क्रियान्वयन हो रहा है उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका का क्या है, एक तरह से अतिक्रमण नहीं माना जाएगा? क्योंकि न्यायपालिका जो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसका अपना कार्यशैली है, कार्य क्षेत्र है। बिल्कुल, अगर हर मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लग जाए तो नहीं लगता कि ये अतिक्रमण है?
बिल्कुल सर, ऐसा है कि संवैधानिक जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लेकिन उसके उसी के इर्द गिर्द जो न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लगता है कि कार्यपालिका अपने कार्य में कहीं फेल्योर है, तो वहां पर न्यायपालिका स्पष्ट रूप से निर्देश देती है। लेकिन कहीं न कहीं जो विशेषकर ये विधेयकों वाला जो केस है राज्यपाल से संबंधित, और उसमें और राष्ट्रपति को टाइम बाउंड करना विधेयकों पर स्वीकृति के लिए, तो कहीं न कहीं इस प्रकार का है कि वो न्यायपालिका इस मामले में कार्यपालिका के क्षेत्र में संविधान का हिस्सा है, लेकिन वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है, वो हमारे संविधान में इसीलिए जस्ट 3 या 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रिव्यू को वापस, जो डिसीजन था उसी को रिव्यू किया और कहा कि जो पहले जो खंडपीठ के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो थोड़ा गलत था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल, मूल्यों के अनुकूल नहीं था। तो उन्होंने उस डिसीजन को रिवर्ट करते हुए राष्ट्रपति के लिए जो समय सीमा जो तय की थी उसको हटा दी थी। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि एसआईआर पर जब विरोध हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला था? क्योंकि विपक्ष ने तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय का क्या इसमें विचार था? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दो। दूसरा ये था कि नागरिकता का निर्धारण करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, निर्वाचन आयोग का नहीं। तीसरा ये था कि जो आप ड्राफ्ट सूची प्रकाशित कर रहे हो उस पर ऑब्जेक्शन तय सीमा तक लिए जाए, क्योंकि उस समय ऐसा माना जा रहा था कि ये विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस वोटर लिस्ट से आउट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि आप ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करो, उसके बाद निश्चित समय दिया जाए ताकि वोटर अपने ऑब्जेक्शन लगा सके। इस प्रकार के कुछ विशेष निर्देश निर्वाचन आयोग को दिए गए थे उस वक्त। एसआईआर पर भी था ना कि बिल्कुल, एसआईआर को वैलिड माना था सर। ये अधिकार है निर्वाचन आयोग का, 2002 में भी कंडक्ट करवाया था और उसके बाद में भी बहुत सारे स्टेट्स में कंडक्ट करवाया और वर्तमान में भी 12 स्टेट्स में चल रहा है। चलिए, सही बात है। जी सर। आपने लिखा है कि वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। जी सर। क्रिकेट खेलते भी? बिल्कुल सर। तो उमा जी ये बताइए, एक क्रिकेट में ट्रीमर बॉल होता है, क्या होता है? ट्रीमर बॉल। सॉरी सर, ये मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं सर, अवेयर नहीं हूं मैं इसके बारे में। अच्छा। चाइनामैन गेंद तो सुना ही होगा। चाइनामैन गेंदबाज तो सुना है। क्या है उसकी विशेषता? वो सर जो स्पिनर गेंदबाज होते हैं ना, जो विशेष करके अपनी रिस्ट पोजीशन के द्वारा या फिर जो गेंद की जो स्विंग है उसके द्वारा यदि बल्लेबाज को तो स्पिनर तो सभी अपने उंगली और स्लाइस का ही इस्तेमाल करते हैं सर। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो स्पिनर ही होता है जो चाइनामैन के रूप में। आपके देश में अभी कोई प्रेजेंट में चाइनामैन गेंदबाज है? अभी तो नहीं है, क्योंकि रविचंद्र अश्विन थे सर चाइनामैन गेंदबाज, लेकिन उन्होंने अभी तो। कुलदीप यादव के बारे में क्या जानकारी है आपकी? उनको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है सर विशेषकर। और मिस्ट्री बॉलर क्या चाइनामैन गेंदबाज है वो? जहां तक मेरे नॉलेज में वो नहीं है सर। वो रिस्ट बॉलर तो जरूर है। अच्छा, लेकिन चाइनामैन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, आपने तो बाकायदा सिलेक्शन पा लिया है। जी सर। 199 रैंक आपका है। जी सर। है ना? तो इस बार आप किस पद के लिए अपने आप को ज्यादा प्रबल मान रहे हैं? प्रॉपर आरएएस के लिए। प्रॉपर आरएएस। जी सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आपने अपना जो पद दिया है वो आरएएस है, आरपीएस है, वीडियो है, आरटीएस। एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए, फिर मैम को मतलब ये बताइए कि अभी एट प्रेजेंट आपके राजस्थान में है ना, स्टैचू ऑफ बिलीव के बगल में कोई एक बड़ा और स्टैचू बनाया जा रहा है। जी सर, हनुमान जी का बनाया जा रहा है। अच्छा जी, नाथ द्वारा। अच्छा, कौन है उसके वास्तुकार? सॉरी सर, मूर्तिकार के बारे में नहीं पता सर। और इसके बारे में कहा जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित ये मूर्ति होगी। बिल्कुल, इसकी हाइट जो बताई जा रही है वो सबसे ऊंची है। अच्छा। कौन है इसके माने इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, कोई आइडिया? पहले तो राजस्थान के आर्टिकल अनूप बर्तरिया थे, जिसमें जो संबल जो रिवर फ्रंट भी बनाया था, लेकिन इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कौन है। शायद हो सकता है कि मैं गैस करूं तो अनूप बर्तरिया हो सकते हैं, राजस्थान के दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वही थे सर। गिरीश भाई शाह हैं इनके। चलिए कोई बात नहीं। उमा राम जी, जी मैम, आपने अपने पद की सीक्वेंस आरएएस, आरपीएस, वीडियो और आरटीएस, जी आरटीएस को लास्ट में क्यों रखा, वीडियो को पहले क्यों रखा है?
नहीं मैम, चौथी प्राथमिकता पे रखा है मैंने आरटीएस को, 4 पे रखा है, 3 पे वीडियो तक करो। हाँ, मैं अभी ये आरटीएस में ऊपर ही निकल जाओगे आप। हाँ, 99 में शायद अकाउंट सर्विस तो मिली है। हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रही थी, आप तब तक तो प्रॉपर ही आ जाएंगे इसमें, इसको चौथे नंबर पर क्यों कर दिया था ये? मैम 3 और 4 में किसी एक को चूज करना था और उसमें मैंने 4 पे आरटीएस रख दी। और उसमें भी ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 199 पे आरटीएस मेरे को अलॉट हो सकती है उस पिछले अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने उसको 4 पे रख दिया और 3 पे वीडियो पर, क्योंकि पिछली बार वीडियो की पोस्ट थी नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी कि मैं उसको 3rd पे रखूं। तो इस बार पोस्ट आई है तो मैंने उसको 3rd पे रख दिया। मुझे तो एक ऐसा कोई सॉलिड कारण बताना, आप इतने उस पद पर आसीन होने जा रहे हैं, लगभग हो ही गए हैं, बस अब तो आपको मिलना जरूरी है, कि आप एक राज्य सेवक होने के नाते आप ऐसा क्या नवाचार करेंगे, वो जो सब है वो हमने सुने हुए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कि जिससे हमें लगे कि वाकई आप एक सुशासन की कड़ी बने, इतिहास में हमेशा आपका नाम लिया जाए एक गुड गवर्नेंस के रूप में। जी मैम, सबसे पहले तो जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहां पर ग्रास रूट पे और बहुत सारी ऐसी समस्याओं को मतलब फेस कर रहा हूँ या फिर मैंने जो देखी भी है, तो इसके लिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि यदि मुझे इस पद के लिए चुना जाता है तो फिर मैं वहां पर स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उसके लिए ग्रास रूट पर एक टास्क फोर्स का गठन करूंगा। टास्क फोर्स तो नहीं, मतलब एक ग्रुप का मैं गठन करूंगा जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से, ताकि वहां पर जो स्पेसिफिक जो समस्या है क्षेत्र विशेष के रूप में उनको चिन्हित किया जा सके और उनके लिए यदि विभाग की तरफ से यदि कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई कमी है तो उसको पूर्ति कर सकूं। जो जैसा अभी देखने में आ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं के मतलब जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासक है वो डाउन टू अर्थ नहीं है या पर ग्रास रूट लेवल पर जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार से जन सहभागिता ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है उसके मैं मेरा योगदान कुछ दे सकूं। जी मैम, अभी दिल्ली में जो भी आतंकवादी हमला हमने उसको घोषित किया है, आपको नहीं लग रहा है ये सब हमले होते हैं बाद में सारी चीजें होती हैं, कहीं हमारी खुफिया तंत्र या खुफिया एजेंसी में तो कोई कमी नहीं है? मैम, जो इस प्रकार का जो व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल था उसमें उनकी जो मंशा थी जिस प्रकार की, वो एक बहुत बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देना था, लेकिन खुफिया एजेंसियों की मैं इसमें सराहना भी करूंगा कि उन्होंने उससे पहले ही इस प्रकार की घटना को डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम और दिल्ली की विशेष जो साइबर सेल और जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने इस घटना के बारे में पहले ही इनपुट प्राप्त कर लिए थे, ताकि ये जो इन्होंने जो बड़ा मिसशेप करने की जो कोशिश थी उनसे बचा जा सका। तो कहीं की खुफिया तंत्र की थोड़ी बहुत फेल्योर थी, लेकिन इसके साथ उनकी सराहना भी करूंगा बिल्कुल, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली थी। सही बात है। ये हमारे पड़ोसी देशों से संबंध कभी बहुत अच्छे रहा करते थे, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से तो जो है वो हैं, तो आपको नहीं लग रहा स्थितियां कुछ बदल रही हैं? मैम, ऐसा है कि जब कोई देश एक प्रगति करता है तो उसके जो शत्रु है वो ऑटोमेटिक ही मतलब हो ही जाते हैं, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था यदि कोई एक देश अपनी प्रगति कर रहा है तो उसके पड़ोस में जो दूसरा देश है वो निसंकोच मतलब स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु हो ही जाएगा। भारत तो हमेशा इनकी अपेक्षा तो थोड़ा प्रगतिशील ही रहा है, बांग्लादेश और कुछ रीजंस ऐसे रहे हैं कि एकदम हमारे संबंध बिगड़ते से जा रहे हैं, खासकर बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि से। लेकिन इन संबंधों में बिगड़ने के पीछे भारत का कोई रोल नहीं है। वहां की स्थानीय पॉलिटिक्स इस प्रकार की रही है या फिर कोई बाहरी तंत्र इस प्रकार का रहा है, कहीं न कहीं चाइना का भी इंटरफेयर रहा है, जिनकी वजह से जैसा अभी बांग्लादेश के मामले में माना जा रहा है कि अमेरिका का कहीं न कहीं हाथ है, श्रीलंका के मामले में माना जा रहा था कि चाइना की कहीं न कहीं पॉलिसी है, म्यांमार के मामले में भी यही था, और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से मैं लेकिन पाकिस्तान में एंटी इंडिया पॉलिसी वो था शुरू से, लेकिन अब नेपाल में भी है, नेपाल में भी आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है, श्रीलंका हमारा तो गलत हो गया। बिल्कुल सर, नेपाल में जो कारण है वो अभी जैन जी का है, उसकी वजह से वहां अस्थिरता बढ़ी है। बांग्लादेश में भी जैन जी की वजह से अस्थिरता बढ़ी। लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों? रीजन ये, अफगानिस्तान को जो कभी दोस्त कहता था पाकिस्तान को अपना, वहां एंटी पाकिस्तान है ना सेंटिमेंट आ गया, अफगानिस्तान में वहां प्रो इंडिया सेंटिमेंट है, लेकिन नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहां से आ गया?
नेपाल में सर इसमें हमने तो कभी अटैक किया ही नहीं नेपाल के ऊपर। बिल्कुल सर, नेपाल के प्रति भारत की जो नीति है वो प्रोएक्टिवली रही है, विशेषकर जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी उसके अनुसार रही है। फिर भी वहां पर मैं मानूंगा कि नेपाल में विशेष करके जो चाइना का हस्तक्षेप है और स्थानीय पॉलिटिक्स है वो ज्यादा प्रभावी है, जिसकी वजह से एंटी इंडिया का जो वहाँ कैंपेन चल रहा है वो है। और उसके बाद जैन जी की वजह से अस्थिरता बढ़ी है, तो नो डाउट उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ये फैक्टर काम कर गया। चलो, आपकी घुड़सवारी भी आपकी शौक रहा है, सॉरी हाँ कैबल राइड। मुझे ये बताइए कि राजस्थान में ये प्रजाति इतनी लुप्तप्राय क्यों हो रही है? बिल्कुल मैम, पहले ऊंटों की जो रिलीवेंसी थी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के रूप में और कृषि कार्यों में भी, और क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं था और किसान अपने हल जोतने के लिए भी ऊंट का प्रयोग करते थे। उसके बाद अब जैसे जैसे संसाधन बढ़े हैं, तकनीक बढ़ी है, तो ऊंटों की जो प्रासंगिकता है ना जो एग्रीकल्चर के वो कम होती जा रही है, क्योंकि जोतों का आकार है वो भी कम हो रहा है। जोत का आकार कम होने की वजह से ऊंट के लिए जो विचरण का जो एक खुला स्पेस, फ्री स्पेस होना चाहिए, तो सरकार कोई नवाचार कर रही है क्या? बिल्कुल, जैसे दो चार मुझे बताइए ना। बिल्कुल, एक तो मंगला पशु बीमा योजना चला रहे हैं, उसमें प्रत्येक ऊंट के लिए 40,000 का बीमा कर रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा उष्ट संरक्षण योजना चल रही है नवंबर 2022 से, प्रत्येक उष्ट उसमें अब संशोधन करके 20,000 रुपए की राशि भी दे रहे हैं 2 किस्तों में। और इसके अलावा भारत सरकार के एक प्रोग्राम चल रहा है NCSI, नेशनल कंजर्वेशन नेशनल कैमल सस्टेनेबल इनिशिएटिव, वो भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा चल रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन, आप अभी तक एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो आप एज ए प्रिंसिपल पद पर काम कर रहे हैं किसी सरकारी विद्यालय में, बच्चों के एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं जी, और कुछ टीचर्स ने सरकार की किसी कोई विशेष योजना या जो भी नीति आई, जैसे चाहे आरक्षण नीति कहिए या कुछ भी, उसके विरोध में कुछ शिक्षकों ने काम वही बंद कर दिया जी, पढ़ाना भी बंद कर दिया, और परीक्षा नजदीक आने के कारण उनका हम पेपर भी नहीं बनाएंगे जब तक सरकार इसके विरोध में कोई कदम नहीं उठाती है। एज ए प्रिंसिपल होने के नाते क्या आप उन शिक्षकों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई का डिसीजन लेंगे या उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि विद्यार्थी सर्वोपरि रहेगा और विद्यार्थियों की जो एग्जाम उनके सर पे है, ऐसा नहीं हो कि कहीं इस प्रकार के, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि डिस्टर्बेंस होगा तो बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो उससे गलत मैसेज भी जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो अधीनस्थ जो जितने भी स्टाफ है उनको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में भी वो यदि नहीं समझते तो मैं मेरा हायर अथॉरिटी CBO को इस बारे में मतलब इन्फॉर्म करूंगा, और अतिरिक्त स्टाफ की मैं मांग भी कर सकता हूँ यदि वो नहीं समझे तो। बाकी तो वो समझ जाएंगे क्योंकि वो खुद भी सरकारी शिक्षक है, तो उन्हें भी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं समझते हैं तो विद्यार्थी तो सर्वोपरि है ही, इसके लिए मैं CBO सर से कांटेक्ट करके इस बारे में मैं मेरी राय ले लूंगा ताकि वो क्या करें। जी, आप 10th और 12th में साइंस का स्टूडेंट रहे, इसीलिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, फिर ये भी साइंस का सब्जेक्ट है। वैसे कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस भी एक विज्ञान ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये कला भी, आर्ट भी है। उसमें साइंस क्यों लगा रखा है? MA होती है, आपने MA किया, MSc तो की नहीं है, फिर साइंस क्यों लगाता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि पॉलिटिकल साइंस के जो जनक है वो अरस्तु है। अरस्तु ने जिस समय पॉलिटिकल साइंस को माना जाता है कि दर्शन शास्त्र से अलग किया था, उस वक्त 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, और उसके माध्यम से देखा कि एक राज्य की या एक स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो तुलनात्मक अध्ययन करके एक अपन जिस प्रकार की नीति कहते हैं आगमन की, उस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने एक किस प्रकार से एक राज्य की पॉलिसी होनी चाहिए, तो माना जाता है कि एक पॉलिटिकल साइंस भी एक विज्ञान है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करता है एक शासक या जो भी, तो वहाँ एक उसका जो व्यक्तिगत पक्ष है वो भी काम करता है, तो इसको एक कला भी कहते हैं। साइंस के साथ साथ ये एक आर्ट्स भी है। ठीक है। इब्सा आपने नाम सुना? बिल्कुल। क्या है इब्सा? ये 2003 में इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है जो विशेष करके UNO की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की वकालत करता है। अभी कोई मीटिंग हुई है इनकी? वर्तमान में भी हुई है, अभी G20 के पैरेलल इनकी एक मीटिंग भी हुई थी सर। क्या उसमें रहा है तीनों का? जी सर, तो कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्या करने की बात? अभी इनिशिएटिव के बारे में तो मैं सर अवेयर नहीं हूँ, लेकिन उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पर कुछ इनिशिएटिव बताए कि विशेष करके जो रेयर अर्थ मिनरल है उनका सर्कुलेशन, और सैटेलाइट आधारित जो डाटा है उनका शेयरिंग, और एंटी टेरर और एंटी ड्रग है ना उनके संबंध में भी डाटा शेयरिंग का, और
जितनी भी ग्लोबल फाइनेंस स्ट्रक्चर है, विशेषकर IMF और विश्व बैंक, उसमें सुधार की बात भी की है। और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और दक्षिण अफ्रीका में जो उनका जो परंपरागत ज्ञान है, उन ज्ञान को शेयरिंग के लिए भी इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, बात की थी। लेकिन उसके बारे में जो फाइनल जो डिसीजन थे ना, जो निर्देश थे, वो अभी तक मैं अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में, क्योंकि अभी वो चल ही रही है। गोरबंद जो शब्द है, इसका अर्थ क्या और इसका क्या यूज होता है? गोरबंद सर, वैसे तो गोरबंद ऊंट का श्रृंगार है और इस पर गोरबंद भी लोक संगीत भी प्रचलित है। वैसे ही ऊंट का श्रृंगार है, गले का आभूषण भी। गोरबंद गले का आभूषण भी और श्रृंगार भी दोनों? श्रृंगार किस तरह से करते हैं ऊंट का इसमें? ये श्रृंगार गले में एक लंबी पट्टी के रूप में, जिसमें वो मणके भी लगे होते हैं, काफी लंबी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ इनका जो मेन जो आभूषण होता है वो मोर का होता है, मोर के से लेकर के यहाँ तक एक लंबा आभूषण होता है। इसमें जैसलमेर के डूंगर सिंह भाटी पारंगत भी है, डूंगर सिंह भाटी और ईश्वर सिंह भाटी। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन सा पढ़ते हैं? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दोनों। तो दैनिक भास्कर जो है ना, उसकी पंचलाइन क्या है? सॉरी, मतलब दैनिक भास्कर जहाँ लिखा हो उसके ठीक ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? सॉरी सर। और राजस्थान पत्रिका? सॉरी, राजस्थान पत्रिका बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल सर, अच्छी लाइन भी है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सारी न्यूज तो पढ़ता हूँ सर, लेकिन वो नहीं पढ़ता। ये सॉरी सर, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ये येषु सुप्तेषु जागृति। ये येषु सुप्तेषु जागृति, क्या अर्थ हुआ इसका? सॉरी, अर्थ के बारे में तो नहीं। यही है जो सोते उनको जगाता है। बिल्कुल सर, ये इसका अपडेट कर। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब कोठारी सर। संपादक गुलाब कोठारी जी, प्रधान संपादक। अच्छा, अवेयर नहीं है सर मुझे गुलाब कोठारी। दैनिक भास्कर के? सॉरी सर, नहीं पता। राजस्थान पत्रिका कौन कौन से और राज्यों में प्रकाशित होता है? सर गैस शुरुआत तो राजस्थान से हुई थी इसकी, राजस्थान से, लेकिन पत्रिका के नाम से अन्य राज्यों में भी चलता है। बिल्कुल सर, चलता है, लेकिन कौन कौन से स्टेट में है ये मुझे नहीं पता। गैस तो कर सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक डाटा मुझे याद नहीं। ठीक है। भास्कर का? भास्कर का भी नहीं पता सर। तो भास्कर का जो मीडिया समूह है उसमें कौन कौन से और भी कुछ आते हैं, जैसे न्यूज चैनल्स हो, कोई रेडियो चैनल हो, वो कौन कौन से? सॉरी सर। पत्रिका का? सॉरी सर, नहीं पता। FM सुनते हैं आप? FM नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता? अभी तो नहीं, बिल्कुल कभी सुनते ही नहीं? पहले यदि टीवी और ये मोबाइल में मास मीडिया नहीं था तो उस वक्त सुन लिया होगा, लेकिन अब नहीं सुनना। पहले मोबाइल में क्या है ना, कमेंट्री सुन लेते थे उस वक्त। अच्छा, क्रिकेट मैच। तो FM का जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक है? 108 से है सर। 108 से कि 108 तक? जहाँ तक मुझे याद है 108.5 है, और लोवेस्ट कितनी है वो नहीं पता। 108 तो मैक्सिमम है, 108 तो पक्का। मिनिमम उसकी 87.8 से स्टार्ट। सर ऐसा ही कुछ था, 87.8 से लेके 108 तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। उमा जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी क्योंकि आप क्रिकेट के हैं। जी सर। अभी कल ही है ना, भारतीय महिला नेत्रहीन बिल्कुल नेपाल को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। हाँ। प्रथम ये कितनेवां वर्ल्ड कप था? ये फर्स्ट था सर, पहला ही संस्करण था। नेपाल को 7 विकेट से हराया था, कोलंबो में आयोजित हुआ था। और कप्तान कौन है भारत की? सॉरी सर, कप्तान के बारे में नहीं पता। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर जो नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? बहुत फेमस खिलाड़ी है। सॉरी सर, ये न्यूज मैंने आज ही पढ़ी थी, तो उसमें भी इतनी कठिन से फुल डिटेल थी नहीं। एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का नाम तो जरूर था, लेकिन कैप्टन के बारे में भी इतनी डिटेल नहीं लिखी थी। मैं अपडेट कर लूंगा सर। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है? बिल्कुल सर, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम भारतीय महिला क्रिकेट, वही है इनकी ब्रांड। सौभाग्यशाली है कि उन्होंने भी पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। थैंक यू। थैंक यू। अब 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू।